हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिनी आपसे बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हम देखो 4 की फसानी थी, उसकी बेसिक बातों का कुछ अध्ययन किया था, जिनमें मैं आपको देखो उसके कुछ गुणधर्म पढ़ा रहा था। और गुणधर्मों में आपने 3 गुणधर्म पढ़ लिए थे, जिसमें पहले गुणधर्म में आपने पढ़ा था कि यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को यदि आप सभी कॉलमों में बदल दें तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा गुणधर्म आपने पढ़ा था, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर दें या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दें तो सारणी का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, जबकि संख्यात्मक मान आपका वही रहता है। फिर आपने वो गुणधर्म नंबर 3 पढ़ा था कि यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्वसम हो, यानी या तो वो बराबर हो या एक ही अनुपात में हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। यह आपने गुणधर्म नंबर 3 पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं गुणधर्म नंबर 4। इसमें लिखा है यदि किसी सारणी के यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ को अचर संख्या k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान k से गुणित हो जाता है। अब देखो ये तो मैंने सीधा लिखा है, अब इसका मतलब जानिए इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये सारणिक है, जैसे मान लो मेरे पास ये सारणिक है कोई भी, इसको अगर आप किसी भी एक अचर पद से गुणा करते हैं, पहले देखो आप इसका डायरेक्ट जो मान कितना आ रहा है 4 - 6, इसका मान आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। अब इसने नियम में क्या कहा है कि अगर आप इसको बाहर कोई भी संख्या k से गुणा करते हैं तो मैंने बता दिया कि इस k को आप चाहे तो एक पंक्ति से गुणा कर दो या इससे गुणा कर दो या एक कॉलम से गुणा कर दो, इसमें ये रूल होता है। तो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया बाहर, 1 2 3 4। अब या तो आप देखो इसका मान ऐसे निकालो, 2 इंटू क्या आएगा मेरे पास 4 - 6, यानी 2 इंटू -2 बराबर -4, ठीक है। या फिर आप इस मान को ऐसे निकालो कि आप इस 2 को इस पहली पंक्ति से गुणा कर दो, तो 2 4 3 4। अब इसको सरल कर लो आप, तो 4 दूनी 8 -12 -4। तो देखो दोनों ही कंडीशन में आपका उत्तर क्या आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है। तो इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप किसी भी अचर पद से सारणी को गुणा करते हो तो ध्यान रखना वो जो अचर पद है वो केवल एक पंक्ति से गुणा होगा, या तो यानी से मान लो k और 2 के आगे है, 3 और 4 से आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आप किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को किसी अचर पद से गुणा करते हो तो सारणी का जो कंप्लीट मान है वो उस अचर पद से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। ये आपने कौन सा नियम पढ़ा है, ये आपने गुणधर्म नंबर 4 पढ़ा है। अब आगे देखिए आप गुणधर्म नंबर 5। अगला नियम आपका रहेगा 5 नंबर। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग हो तो सारणिक को उसके क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यह आपका होगा नियम नंबर 5। अब देखो इसका थोड़ा मतलब जान लिया आप क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये सारणी आ रही है a b + c और d e + f g और h + k, और यहाँ पर मान लो साथ में आ रहा है i j k। मान लो इस तरह से सारणी आ रही है, तो इस सारणी को क्या करेंगे, देखो इसमें जो आपका सेकंड कॉलम है ना, देखो इसमें 2 या 2 से अधिक अवयवों का क्या रहा है, योग आ रहा है। तो इसको देखो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, मतलब जो प्रथम जो कॉलम वो सेम रहेगा आपका और लास्ट कॉलम भी क्या रहेगा, सेम। ऐसे आप इसमें लिख दो, प्रथम कॉलम सेम और लास्ट कॉलम भी आपका सेम। अब देखो बीच में क्या लिखना है, बीच में एक बार तो लिखना आपको BEH, यहाँ पर आ जाएगा BEH, यहाँ आ जाएगा CFK। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर योग आता है तो इसमें क्या करना, देखो ये 2 कॉलम तो बिल्कुल आपके सेम रह जाएंगे, बाकी तो बीच वाला कॉलम है ना ये इसकी आपकी 2 सारणी का वो बन जाएगी अलग अलग, ठीक है ना। और अगर मान लो इसी तरह से मान लो इस पहली पंक्ति में लिखा था तो इसमें आपके 2 पंक्ति सेम रहती
और ये आपका उन दोनों के योग के रूप में लिखा जाता, ठीक है ना। तो ये होता आपका नियम नंबर 5, यानी किसी सारणिक में किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो तो सारणी को उसके क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब इस तरह का आप एग्जाम्पल और देख लो, एक जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 2 4 6 8 है। इस सारणी का जब आप मान निकालें तो कितना आएगा 8 यानी 2 गुणा 8 माइनस 4 गुणा 6 यानी 18 माइनस 24 और आपका मान आ रहा माइनस में 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मान आपका माइनस से आ रहा है। अब देखो इस सारणी को मैंने ऐसे लिख दिया है, यानी मैंने 2 को और 6 को मिल दिया सेम यहाँ पर। अब इनको मैं लिख दिया 2 + 2, इसको मैंने कर दिया 3 + 5। इस सारणी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या आएगा मेरे पास, ये आ रहा 2 2 और 6 3 प्लस में फिर बाद में क्या आ रहा है 2 2 6 और 5। मतलब मेरा पहला कॉलम तो देखो दोनों बिल्कुल क्या आ गया, सेम आ गए तो। अब देखो जो दूसरा कॉलम है देखो इसमें 2 3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, 2 5 को मैंने वहाँ लिख दिया। अब देखो दोनों को जोड़ूंगा ना तो मेरे ऊपर कितना आएगा, ऊपर वाले जितना ही आएगा। कैसे देखो 2 गुणा 3 यानी 6 माइनस 12, इसका मान आ गया। तो अब उसका देखो 10 माइनस 12। अब देखिए जब आप इसको आगे सरल करते हैं तो आपके पास क्या, तो देखो जब आप इसको आगे सरल करते हैं तो आपके पास देखो मान क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस का ये आ गया मेरे पास 6 माइनस का 2 यानी माइनस का 8, और ये मान भी देखो कितना है तो आपका माइनस का 8, क्योंकि 2 गुणा 8 16, 4 गुणा 6 24, 16 माइनस का 8। तो देखो बिल्कुल दोनों मान आपके क्या रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये नियम आपका यही कहता है कि यदि आपका कोई भी एक स्तंभ या कोई भी एक पंक्ति अगर 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में हो तो आप उनको उन्हीं क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में आप उनको तोड़ सकते हो। ये होता है आपका नियम नंबर 5। ये नियम आपको सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, दिमाग में फीड करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको ये टॉपिक है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखो आप आगे नियम नंबर 6। अब देखो आगे आपका नेक्स्ट है गुण नंबर 6। इसमें लिखा है सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में अन्य पंक्ति स्तंभ के संगत अवयवों का कोई अचर गुण जोड़ने या घटाने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास सारणी क्या रही है, मान लो मेरे पास A B C D E F G H I, ये सारणी का है। अब देखो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है R1 है, ये R1 है आप जानते हैं, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3। यानी R1 का मतलब रो नंबर 1, R2 का मतलब रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। अब देखो ये जो गया तो वो क्या होता है, ये होता है C1 यानी कॉलम नंबर 1, ये C2 यानी कॉलम नंबर 2 और ये होता है C3 यानी कॉलम नंबर 3। सबसे पहले तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि R1 R2 R3 C1 C2 3 क्या होता है। R1 का मतलब पंक्ति नंबर 1 यानी रो नंबर 1, R2 का मतलब पंक्ति नंबर 2 यानी रो नंबर 2 और R3 का मतलब पंक्ति नंबर 3 यानी रो नंबर 3 और C1 का मतलब कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। कॉलम का मतलब स्तंभ होता है और रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है, ठीक है ना। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, मैं समझा दिया आपको ये। अब जैसे मान लो मेरे पास ये सारणी आ रही है A B C D E F G H I। अब इसका मतलब है कि आप जैसे आपने कोई भी एक रो काम लिया, जैसे आपने R1 काम में ली, अब इस R1 में आप क्या करेंगे, R2 के सापेक्ष आप इसमें तो कोई भी संख्या लगा, जैसे मान लो R1 है, R1 में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी आप ये जो आपके पास यहाँ पर R2 है इसको आप K से गुणा कर रहे हो R2 को, और आप वो रूल किस में लगा रहे हो, R1 में लगा रहे हो। तो देखो इस बात का मतलब क्या हो गया, यानी आप कोई भी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी अचर पद से गुणा करके उसको आप दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ सकते हो, तो उसके सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यानी आपका R1 का मान क्या हो जाएगा मेरे पास A + KD B + KE और C + KF, यानी मैं इस K को क्या कर रहा हूँ, इन सबसे गुणा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और उसके बाद में इन सबको इनके संगत अवयव में क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो बाकी यार आपके पास सेम D E F G H I। तो ये आपका क्या कहलाता है, नियम नंबर 6 कहलाता है। बाकी डिटेल से आप इस नियम के बारे में जो हम प्रसाली पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप तब जान लेंगे। फिलहाल आपको इसके संक्रिया वो कहते हो, आप इसको इस संक्रिया के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब आगे आप देखो नेक्स्ट नियम नंबर 7 नंबर नियम में क्या होता है। देखो अगले नेक्स्ट नियम का मतलब ये होता है सारणी की किसी एक पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयवों का अन्य पंक्ति स्तंभ के अवयवों के सैकड़ों से गुणा करने पर प्राप्त राशियों का योग क्या होता है, शून्य होता है। देखो मैं आपको समझा चुका हूँ, दोबारा समझा दूँ। जब भी आपको सारणी करें, सारणी का मान आप डेल से लिखोगे, जब भी आपको डेल का मान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपने A11 अवयव लिया तो आप इसको इसी के सैकड़े से गुणा करेंगे, फिर आपने A12 लिया तो इसको आप इसी के सैकड़े से गुणा करेंगे,
फिर जब आपने A13 लिया तो आप इसी के सेकंड से गुणा करेंगे, तब तो क्या आएगा, सारणी का आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ये पहली पंक्ति की अनुदिश है। इसी तरह आप देखो दूसरी पंक्ति की अनुदिश भी आप निकाल सकते हो, जैसे A21 तो A21, A22 तो A22 और A23 तो A23। ये सभी तो क्या आ रहा है आपके पास सारणिक का मान आ रहा है। यानी अगर आप पहली पंक्ति के सापेक्ष लोगे तो पहली पंक्ति के सेकंड से गुणा करके जोड़ना है, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश लोगे तो द्वितीय पंक्ति के अवयवों को उनके सेकंड के साथ गुणा करके उनको जोड़ना है। तो इससे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सारणिक है उसका मान आपको प्राप्त होगा। लेकिन अब ध्यान रखना कि अगर आप पंक्ति तो जैसे मान लो आप पहले ले रहे हो A11, A12, A13, लेकिन सेकंड जब आप दूसरी पंक्ति के ले रहे हो जैसे A21, A22 और A23, और इनके बाद में अगर आप जोड़ोगे तो आपको बिना सोचे इसका मान क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। जब आप पहली पंक्ति के तो ले रहे हो अवयव और सेकंड जब आप दूसरी पंक्ति के या पहले कॉलम के या तीसरी पंक्ति के या तीसरे कॉलम के उनके ले रहे हो तो उस कंडीशन में हमेशा आपका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इस बात का यही मतलब है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया अभी क्या कि सारणिक की किसी एक पंक्ति स्तंभ के प्रत्येक अवयवों का अन्य पंक्ति स्तंभ के अवयवों के सेकंडों से गुणा करके योग करने पर क्या होता है, मान आपका 0 होता है। जब आप उनके खुद के संगत लोगे तो आपके पास क्या आएगा, सारणी का मान आएगा। तो ये दोनों बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब आप नेक्स्ट जो अगला नियम है वो देखिए, नियम नंबर 8। देखो नेक्स्ट आपके पास है गुण नंबर 8। इसमें लिखा है यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों का मान 0 हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका देखो मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे पास सारणी आ रही है, जैसे मान लो पहली पंक्ति मेरे पास 0 आ रही है, बाकी मान लो इसमें मान कुछ भी आए तो आपको बिना सोचे इसका मान क्या कर देना है, 0 कर देना है। यानी आपके पास अगर कोई भी एक पंक्ति, चाहे ये पंक्ति आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे कोई भी एक कॉलम आ जाए, उसके सभी अवयव क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो सारणी का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात आपको डायरेक्ट दिमाग में रखनी है, इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सारणी का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो एक, जैसे मान लो मेरे पास ये है 0 0 3 5 है। अब मेरे को सारणी का मान निकालना है, इनको गुणा कराया माइनस इनको गुणा कराया तो मान बिल्कुल देखो 0 ही तो आ रहा है ना। तो मतलब बिना सोचे आपको क्या करना, सारणी का मान 0 कर देना है। यदि आपके पास एक पंक्ति या एक कॉलम का मान क्या दे, 0 आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें आगे, नेक्स्ट जो नियम नंबर 9 है उसको देखो आप। देखो 9 नंबर नियम ये लिखा हुआ है, त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित सारणी का मान मुख्य विकर्ण के अवयव का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब देखो त्रिभुजाकार अवयव जान लो पहले क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ये A B C, या मान लो इसको आप ABCU मान लो आप इसको, ठीक है ना, और D E F 0 0 0। अब देखो ये सारणिक है वो क्या है, एक त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित है। त्रिभुजाकार की पहचान कैसे करनी है, यानी जो आपके अवयव है वो बिल्कुल एक त्रिभुज के रूप में आ रहे हैं आपके, देखो आ रहे कि नहीं आ रहे, इसके अलावा सारे 0 हैं, मतलब एक त्रिभुज के अलावा सारे के सारे अवयव क्या बन रहे हैं आपके, 0 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपका एक त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित है सारणिक है। तो उस सारणी का मान हमेशा क्या आएगा, ये जो आपका मुख्य विकर्ण ना, हमेशा इनका क्या आएगा, गुणनफल आएगा, यानी AB गुणा C, यानी ABC इसका उत्तर आ जाएगा। तो बिना सोचे समझे आप करें उसका उत्तर मुख्य विकर्णों का गुणनफल। अब जैसे मान लो मैं एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 2 5 6 और 0 ये आ रहा है, मेरे को सारणी का मान निकालना है। तो आपको पता लगे कि त्रिभुजाकार अवयव से समझ रही है ना। तो इसका मतलब क्या करना, आपको सीधे बस 2 को 6 से गुणा करना है, 2 गुणा 6 यानी उत्तर क्या आ गया आपका 12 आ गया। और देखो वैसे उत्तर 12 आएगा आपका, यानी 2 गुणा 6 माइनस 0 गुणा 5, तो 12 माइनस 0 यानी कितना आएगा 12। तो नियम समझ में आ गया ना। त्रिभुजाकार अवयव से संबंधित जो सारणिक होती है उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 मुख्य विकर्णों का गुणनफल होता है। तो ये मैंने आपको समझाया भी नियम नंबर 9। अब जो इसके बाद में इसका अंतिम नियम है नियम नंबर 10, वो देखिए, उसके बाद में जो अपनी प्रश्नावली है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब देखो 10 नंबर नियम में आपसे क्या पूछा है, यदि सारणिक में अक्ष बहुपद हो और अक्ष के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाए तो क्या होता है, वो अक्ष माइनस से सारणिक के मान का एक गुणनखंड होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये आ रहा है 1 x स्क्वायर आ रहा है, फिर मान लो 1a स्क्वायर आ रहा है, फिर मान लो 1b स्क्वायर आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। अब देखो
अगर मैं x के स्थान पर a रख दूं, देखो आपको थोड़ा सोचना है इसको, अगर मैं x के स्थान पर a रखता हूं तो सारणी का मान शून्य बनता है कि नहीं बनता है? देखो कैसे, 1a स्क्वायर होगा ये, और ये 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर। अभी आपने पीछे कल गुणधर्म पढ़ा था कि अगर आपकी कोई भी दो पंक्ति बराबर आ जाए सारणिक में तो उसका मान क्या होता है? शून्य होता है, पढ़ा था ना। इसका मतलब इस सारणी का मान क्या रहा है? शून्य। कब आ रहा है? जब आप x का मान a रखते हो तब। इस बात का मतलब जब x माइनस a है ना, ये क्या हो गया? इसका एक गुणनखंड हो गया। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना तो उसमें एक x माइनस a तो क्या आएगा? फाइनली आपको उत्तर में प्राप्त होगा। ये आपने यहाँ पर सीख लिया है, यानी इसके जो उत्तर आएंगे उनमें एक तो गुणनखंड आपका फाइनली क्या आएगा? x माइनस a आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक और, इसी तरह देखो आपको जैसे मान लो इसमें पता आपको कि अगर मैं x बराबर b रख दूं, इस बार में अगर x का मान मैं b रखता हूं, क्या रखता हूं? b, तो देखो जैसे मैं x का मान b रखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 1b स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर। तो आपको पता लग गया कि ये दोनों आपकी पंक्तियां आपस में क्या हो गई? बिल्कुल समान हो गए, तो इसका मान भी क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। और मैं आपको ये बात पहले से समझा चुका हूं, जब किसी भी सारणिक में दो पंक्तियां अगर आपकी समान आ जाए या सर्व समान आ जाए तो उसका मान में से क्या होता है? शून्य होता है। तो मान शून्य प्राप्त हो रहा है ना, इसका मतलब x माइनस बी भी क्या है? इसका एक गुणनखंड है। यानी जब आप इसको सरल करोगे इसमें आपके देखो दो मान तो ये फाइनली आएंगे, x माइनस ए और x माइनस बी, इसके अलावा और कुछ मान भी आपका आ सकता है। तो ये तो आपने भी क्या सीखा है, जो सारणिक के जो मुख्य मुख्य नियम है 10 नियम, ये आपने सीखे हैं। ये 10 के 10 नियम आपको क्या करने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं दिमाग में। और उसके बाद में हम जो आगे अपनी जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले आप देखिए जो एक्सरसाइज 4.1 है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो आप एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्या करना है। अब देखो हम एक्सरसाइज देखो 4.1 की बात कर रहे हैं, और 4.1 में देखो पहला सवाल आपके पास ये आ रहा है, यानी के किस मान के लिए इस सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो देखो प्रश्नानुसार आपको ये दिया गया है, प्रश्नानुसार इस सारणी का मान आपको क्या दिया गया है? शून्य दिया गया है। ठीक, अब के का मान निकालना है तो आप सीधा सारणी का प्रश्न कर देंगे। देखो प्रश्न करने का तरीका देखो मैंने आपको तीनों का बता रखा है, दोबारा सुन लो एक बार। अगर आपके पास सारणिक 1/1 के रूप में है ऐसे, तो इसका हल हमेशा क्या होता है? ए होता है। जो अंदर वाला मान वो डायरेक्ट क्या देगा? बाहर आ जाएगा। अगर मान लो आपके पास सारणिक 2/2 के क्रम में आते इस तरह से 2/2 के क्रम में, तो उसका हल क्या होता है? पहले आप इस मुख्य विकर्ण को गुणा कराएंगे AD माइनस, अब इनको गुणा कराएंगे BC, तो इसका उत्तर क्या आएगा? AD माइनस BC, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैंने आपको 3/3 का हल करना बताया था, यानी मान लो मेरे पास ABCDEFGHI। तो देखो इसका हल क्या होता है? पहले आपको यहाँ पर लिखना है, इस प्रथम पंक्ति के सापेक्ष आप इसको हल कर रहे हो तो A लिखना, पहले आपको A लिख के क्या करना है? इस A के सामने ये पंक्ति छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो। अब बच्चे कौन से? 4 बचे। इन चारों क्या बना दो? सारणिक EFHI बना दिया। फिर बाद में आपका चिन्ह आएगा माइनस का और लिखना आपको अवयव B। अब ये B अवयव आ गया ना। अब देखो इसके सामने ये पंक्ति छोड़ी आपने और ये कॉलम छोड़ा आपने, बच्चे कौन से? 4 ये बचे। ये आपको लिखना है DGFI। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? C लिखना है। अब देखो C आपका एलिमेंट ये है, तो ये पंक्ति छोड़नी और ये कॉलम छोड़ना, तो 4 ये बचेंगे आपके, DE और GH बचेंगे, DE और GH लिख दिया ना। अब देखो इसका आगे जो और डिटेल से सॉल्यूशन है वो कैसे निकालोगे आप, वो तरीका जानते हैं आप। अब देखो ये तो मेरे पास यहाँ पर सेम है, अब इसमें आप फिर से अपना वो रूल लगा 2/2 का, यानी EI माइनस HF माइनस B के इंटूम क्या आएगा? DI माइनस GF प्लस C के इंटूम क्या आएगा? DH माइनस GE। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि 3/3 का हल हम ऐसे निकालते हैं, 2/2 का उस तरह से निकालते हैं और 1/1 का उस तरह से निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास इस प्रश्न में क्या रहा है? एक 2/2 की क्या रही है? सारणी आ रही है और उसका मान आपको क्या दिया गया है? शून्य दिया गया है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? जो k है उस k का मान आपको यहाँ पर भी पूछा गया है। तो देखिए कैसे आप इसमें k का मान है वो निकालेंगे। तो सीधे आपको इसमें क्या करना है? 2/2 की जो सारणी होती है उसको हल करने का नियम लगाना है। अब देखो 2/2 की सारणी को हल करने का नियम क्या होता है? पहले आप इन मुख्य विकर्ण को गुणा कराएंगे दोनों को, यानी k इंटू माइनस का 3, माइनस आएगा बीच में। अब इन दोनों गुणा कराएंगे, 4 इंटू 2 बराबर कितना आ रहा है? 0, यानी माइनस का 3k माइनस 8 बराबर आ रहा है 0, और माइनस का 3k बराबर आ गया 8 और k बराबर आ गया 8 बटे माइनस का 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? जो k है उसका मान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपने भी कौन सा सवाल सीखा है? जो पहला प्रश्न है उसको सीखा है। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख देंगे,
माइनस की 8/3। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो के राशि है उस के राशि का आपने मान प्राप्त कर लिया है। अब देखो 4.1 में आगे जो प्रश्न संख्या 2 है उसको देखिए आप। देखो अगले सवाल में आपके पास इस सारणी का मान 0 दिया गया, तो आपको यहाँ पर x और y का क्या निकालना है, अनुपात, वो आपको प्राप्त करना है। तो देखो इसका बिल्कुल वही तरीका होगा, पहले आपको इस मुख्य विकर्ण को गुणा करना है, यानी 4x माइनस, अब इनको गुणा करना है 2y बराबर क्या रहा है 0। अब 4x बराबर आ गया 2y, अब x बटा लिखा आपने y, तो आपके पास आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो मेरे पास x अनुपात y कितना आ गया है, 1/2। तो ये आपने x और y का जो क्या प्राप्त कर लिया है, अनुपात जो होता है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 3। देखो अगले सवाल में आपको शर्त के अनुसार क्या दे रखा है, इस सारणी का मान 4 दे रखा है, उस सारणी का मान आपको 7 दे रखा है, और आपको क्या प्राप्त करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल देखिए आप। सबसे पहले आपको पता है कि सारणी 2 3 yx बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मैंने इसको सरल करने का तरीका बता रखा है, पहले मुख्य विकर्ण ऐसे गुणा होगा ये, यानी 2x माइनस 3y बराबर क्या आ गया 4। इसको एक बार आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो जो सेकंड शर्त है वो आपको काम में लेनी है, और सेकंड शर्त में क्या रहा मेरे पास, x y 4 2 बराबर कितना रहा है 7। इसको भी हल करने का वही तरीका है, पहले मुख्य विकर्ण गुणा हो रहा है ये 2x माइनस, उसके बाद में ये गुणा यानी 4y बराबर 7। ये मेरे पास आ रही है समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों को जब आप हल करते हो, और हल करके आप इनमें क्या निकालेंगे, x और y का मान। तो सीधे देखो आप 1 में से 2 घटा दो आप। मैंने लिखा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और जैसे आप घटाओगे तो आपको होता है कि 2x माइनस 3y है वो बराबर में आएगा 4, और जो आपका 2x माइनस 4y है बराबर में आ रहा है 7। इनको आप घटा रहे हो तो चिन्ह बदल गए इनके। अब जब आपने इनको घटा दिया है तो देखो अभी आपके पास यहाँ पर जो इनका मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है, तो देखो उसको आप अभी मान क्या आएगा हमारे पास। इनको देखो घटाने पर आपको पता है कि 2x से 2x कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर बच रहा है प्लस का y, और वहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस का 3। तो जो y है उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, माइनस का 3। अब y का मान क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में रख दोगे। तो आपने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे आपने इस मान को समीकरण 1 में यानी यहाँ पर रखा तो आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू, और जहाँ y है वहाँ पर आप क्या ले दोगे, माइनस का 3, और उधर मेरे पास क्या आ रहा है 4। तो 2x प्लस 9 बराबर आ रहा है 4, और 2x बराबर आ गया 4 माइनस 9, 2x बराबर आ गया माइनस का 5, और x आ जाएगा माइनस का 5/2। इस तरह से आपको x का मान प्राप्त करना था, और आपको जो y है उसका मान भी आपको प्राप्त करना था। ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा, जो 3 नंबर सवाल था वो हमने हल कर लिया है। अब देखो आप उसके बाद में आगे सवाल नंबर 4। अब देखिए जो इसमें आपका प्रश्न संख्या 4 है वो आपको करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सारणिक x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0 आ रहा है, तो आपको x का मान वो प्राप्त करना है। तो ये दोनों गुणा होंगे, माइनस ये दोनों गुणा होंगे, और x का मान आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ये सवाल हो गया आपके लिए। अब देखो आप नेक्स्ट आगे सवाल नंबर 5। देखो नेक्स्ट जो आगे 5 नंबर सवाल है उसमें आपको देखो ये इसमें सवाल में 5 के में ये 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में सारणी का मान आ रहा है 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 और 2 3 5 और 2। सेकंड पार्ट में आ रहा है AHG HBF GFC। अब देखो प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, आपको प्रथम स्तंभ के सापेक्ष उप सारणिक और सहखंडज का मान लिखना है, और बाद में क्या निकालना है, इनका जो हल आपको प्राप्त करना है। तो देखो कैसे निकलेंगे आप। सबसे पहले आप इसमें फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास आ रहा है इसमें क्या 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 और 2 3 5 और 2। अब आपको निकालना है प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। अब देखिए मैंने आपको एक बात आई थी, वो बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कोई भी सारणिक या मान लो मैट्रिक्स था, उसका व्यापक रूप क्या होता है, ये अवयव आपका A11 कहलाता है, ये A12 कहलाता है, ये 13 कहलाता है, ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है।
इसी तरह ये 3 1 होता है, ये 3 2 होता है, ये 3 3 होता है। ऐसे आगे और भी चलते रहते इस तरह से, ये तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनका वास्तव में मतलब क्या होता है ये भी देखो, मैंने देखो आपको बता रखा है। जैसे A11 है, इसका मतलब होता है कि प्रथम पंक्ति का पहला अवयव, इसका है प्रथम पंक्ति का दूसरा अवयव, इसका प्रथम पंक्ति का तीसरा अवयव, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह 21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी का दूसरा और दूसरी का तीसरा। इसी तरह तीसरी पंक्ति का पहला, तीसरी पंक्ति का दूसरा और तीसरी पंक्ति का तीसरा। ये इनका यहाँ पर क्या होता है मतलब होता है। ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में फीड करनी है। अब देखो आपसे पूछा है कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रथम स्तंभ कौन सा होता है, ये आपका होता है प्रथम स्तंभ, ध्यान रखना। ये प्रथम पंक्ति होती है और ये क्या होता है प्रथम स्तंभ। आपसे इस स्तंभ के सापेक्ष क्या पूछा है, इन तीनों का आपसे उपसारणिक पूछा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले, सबसे पहले क्या, A11 का उपसारणिक। आपको जो A11 अवयव है उसका क्या निकालना, आपको उपसारणिक प्राप्त करना है। तो इसका देखो लिखने का तरीका मैंने बताया कि आप इसको M से लिखोगे, M11 लिख दोगे आप, क्योंकि आप इसका निकाल रहे हो। अब इसका देखो उपसारणिक निकलता कैसे, इसका मैंने तरीका बता रखा आपको। इस अवयव के सामने ये पूरी लाइन छोड़ दो, ये इसमें पूरा कॉलम छोड़ दो। अब बचे कौन से 4, ये बचे, इनको सारणी के रूप में आप यहाँ लिख दो, -1 2 5 और 2। और जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास मान क्या देगा इसका, यानी आपके पास मान आएगा -2 -10 यानी -12 मान आपके पास आ गया है। किसका, M11 का मान, यानी जो A11 अवयव है उसका आपने उपसारणी का मान कितना प्राप्त कर लिया है, -12 आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो इस अवयव को बात करें कौन से की, 4 की। 4 आपका क्या है, इसका आप संकेत होता है 21 होता है, तो आपको लिखना है यहाँ पर A21 का उपसारणिक। अब जब आप इसका उपसारणिक लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, इसको यहाँ पर M21 मानना है। और M21 का मतलब देखिए क्या होता है, देखो अब आप इस अवयव की बात कर रहे हो, कौन से की, इस 4 की कर रहे हो, तो देखो 4 के सामने आपको ये लाइन पूरी कंप्लीट छोड़ देनी है और साथ में इस कॉलम को पूरे को छोड़ देना है, यानी उस अवयव के सामने वाली लाइन को और कॉलम को दोनों को छोड़ देना है। फिर जो अवयव बचते हैं उनको लिखना आपको सीधा सारणी के रूप में, -3 2 और 5 और 2। अब इनको सरल कर लो आप, तो मेरे पास आ गया -6 -10 यानी -16 आ गया। तो इसका जो उपसारणिक है उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, -16। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें किसकी, यहाँ वाला अवयव कहलाएगा A31, A31 कहलाएगा आपका, तो आपको लिखना है A31 का उपसारणिक। अब देखो जब आप इसका उपसारणिक प्राप्त करोगे यहाँ पर, यानी आपको लिखना पड़ेगा M31। तो इस बार आप देखो किसकी बात कर रहे हो, देखो ध्यान से पहले एक बार आप, इस बार आप इस 3 अवयव की बात कर रहे हो, जो 3 आ रहा है ना, उस 3 की बात आप कर रहे हो, मतलब इसकी बात कर रहे हो आप। इसमें क्या करना, आपको ये पंक्ति छोड़ देनी है पूरी कंप्लीट और ये कॉलम आपको छोड़ देना है। अब बच्चे कौन से, वो 4 बच्चे, वो आप यहाँ लिख दो, -3 2 -1 और 2। जब इसका आप आगे प्रसरण करते हैं तो आपके पास मान आएगा -6 माइनस और ये +2 हो गया यानी -4। तो प्रसरण करने पर इसका मान आपको कितना प्राप्त हो रहा है, -4। अभी तक आपने क्या प्राप्त किया है, इनके उपसारणी का मान प्राप्त किया है, क्योंकि प्रश्न में आपसे पहले उपसारणी का मान पूछा है और बाद में क्या पूछा है, इनके जो सहखंडज है उनका मान भी आपको पूछा है। अब इनके जो सहखंडज का मान आप और देखिए, हम आगे प्राप्त कर रहे हैं क्या, जो प्रथम स्तंभ है उसके सापेक्ष सहखंडज का मान। तो लिखा मैंने प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सहखंडज। अब जो आपका प्रथम स्तंभ है उसके सापेक्ष आपको क्या निकालने हैं, उसके जो सहखंडज है वो आपको प्राप्त करने हैं। मैंने बोल दिया कि सहखंडज को आप या तो कैपिटल A से दिखाओगे आप, या उनको आप F से दिखाओगे, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई एक संकेत आपको काम में लेना है और उपसारणी के लिए आपको क्या काम लेना है, M काम में लेना है। तो सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा किसका मान, A11 का मान निकालना पड़ेगा। और जो इनका मैंने तरीका बता रखा है, -1 की घात क्या लगानी है आपको, इन दोनों का योग कर दो आप, 1 + 1 और आगे आएगा M11, यहाँ पर प्लस का 1 हो गया ये, और M11 का मान क्या था मेरे पास, -12, तो ये मान आपका कितना आ गया, -12। तो A11 का मान मेरे पास क्या आ गया है, -12। इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा किसका मान, A21 का निकालना पड़ेगा ना। तो 21 का मतलब -1 की घात के आगे 2 + 1, यहाँ पर M21, ये मान आपका हो गया माइनस, और इसका मान क्या था मेरे पास, -16, और ये आ गया +16। उसके बाद देखो आपको निकालना है A31 का मान, तो -1 की घात 3 + 1 M31, यहाँ पर +1 इंटू ये आ रहा है मेरे पास -4, और ये मान आ गया -4।
आपने प्रथम स्तंभ के सापेक्ष उप सारणिकों का मान भी प्राप्त कर लिया है और आपने सहखंडजों का मान भी प्राप्त कर लिया है। अब साथ में आपसे क्या पूछा है कि आप इसमें जो सारणिक है इस सारणिक का उत्तर भी आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे यहां पर यानी प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का मान। जब आप प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का मान निकालते हो, सारणिक के मान को हमेशा आपको डेल से लिखना है। और प्रथम स्तंभ का मतलब क्या होगा, देखो प्रथम स्तंभ में कौन कौन से आ रहे हैं, A11 आ रहा है, A21 आ रहा है, A31 आ रहा है। तो पहले आपको लिखना है A11, फिर A21, A31 लिख दिया ना। इनके साथ में इनके सहखंड से गुणा करना है, तो इसके साथ में आ गया A11, फिर A21 और A31, और इन सब के बीच में क्या लगा देना, आपको प्लस लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सारणिक का जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इन सब का मान रखो आप। मेरे पास A11 का मान कितना था, 1 था, और इस A11 का मान मेरे पास क्या था, माइनस का 12 था, प्लस फिर A21 का मान था मेरे पास कितना, 4, फिर इस A21 का मान मेरे पास क्या था, 16 था। उसके बाद देखो प्लस A31 का मान था मेरे पास 3, और जो A31 है उसका मान मेरे पास था माइनस में 4। अब देखो जब आप इसको आगे सल करते हैं तो आपके पास मान आएगा माइनस का 12, फिर 16 चौक 64 और माइनस का 12 लिख दिया ना। अब देखो 12 और 12 दोनों जुड़ के कितने हो गए, माइनस के 24 हो गई, और प्लस में आ रहा है कितना, 64, और डेल का मान आपके पास कितना आ गया है, 40 आपको प्राप्त हो गया है। ये आपने भी क्या निकाल लिया है, जो सारणिक है उसका मान आपने 40 प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से आपको ये जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसको कंप्लीट करना था। इसी तरह आप बच्चों इसमें सेकंड पार्ट है उसको देखिए। तो देखो स्टूडेंट, जो पार्ट सेकंड है उसमें आपके पास सारणिक आ रही है कितनी, AHG HBF GFC, और आपसे यहाँ पर वही बात पूछी गई है, क्या आपको प्रथम स्तंभ, यानी प्रथम स्तंभ कौन सा आपका ये है, इसके सापेक्ष आपसे पहले किसका मान पूछा है, उस सारणी का, बाद में सहखंड का, और लास्ट में क्या पूछा आपसे, इस पूरी सारणी का सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, यानी प्रथम स्तंभ के सापेक्ष आप प्राप्त क्या कर रहे हो, पहले उप सारणी के जो मान है वो सारे आप प्राप्त कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा A11 का उप सारणिक, और उप सारणी का संकेत क्या लिखते हो आप, M11 से लिखते हो, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यानी अब देखो M11 का मतलब पहले का पहला हो गया ना। अब आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को लेना है, तो ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, और आपके पास आ रहा है BFFC, और सल करने पर आ गया मेरे पास कितना, BC माइनस F²। तो ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो पहला अवयव है उसकी सारणिक का मान आपने प्राप्त कर लिया BC माइनस F²। अब देखो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें किसकी, जो आपका A21 है उसका उप सारणिक। तो आप लिखोगे A21 का उप सारणिक, यानी आप बात करें किसकी, आप M21 की बात कर रहे हैं आप। M देखो 21 का मतलब कौन सा होगा, इस बार आप इस अवयव की बात कर रहे हो, तो ये बीच वाली पंक्ति छोड़नी है आपको, ये कॉलम छोड़ना है, ये 4 बचने वाले हैं, यानी मेरे पास एक तो बचेगा कौन सा, HG, एक बचेगा FC, इनको सल करने पर आएगा HC माइनस GF। तो ये आपने भी इसका क्या प्राप्त कर लिया है, सॉल्यूशन आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद लेना आपको A31 का उप सारणिक। जब आप A31 का उप सारणिक लेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा M31, और अब देखो 31 के लिए मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, आप ये छोड़ना और वो चारों बच गए आपके कौन से, HGBF, और इसको सल करने पर आएगा मेरे पास मान क्या, HF माइनस BG आ गया, HF माइनस BG। ये आपने M जो 31 है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। ये तो आपने भी क्या निकाला है, उप सारणी का मान, लेकिन अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सहखंडज का मान। तो आप लिखोगे फिर से प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सहखंडज। अब देखो जब आप सहखंडज प्राप्त करते हो तो उनको मैंने तरीका बता रखा है, उनको आप कैपिटल A से लिखते हो, चाहे आप इनको F से लिखते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैंने लिखा है आपने इसको कैपिटल A1 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको -1 की घात करनी है, कितनी, 1 + 1, और साथ में क्या आएगा, M11 आ जाएगा। तो ये मान तो आपका +1 आ गया, और M11 का मान मेरे पास कितना, BC माइनस F², और आपके पास मान आ गया कितना, BC माइनस F²।
इसी तरह जब आपको a21 का मान प्राप्त करना तो आएगा -1 की पावर 2 + 1 और m21 ये मान आपका -1 हो गया है और इंटू मेरे पास क्या आएगा HC माइनस GF और मान आपका आ गया GF माइनस HC। इसी तरह जब आप a31 का मान निकालोगे तो आएगा -1 की घात 3 + 1, उसके बाद में आ रहा है m31 ये मान आपका आ गया प्लस में 1 और यहाँ पर मेरे पास मान आ रहा है HF माइनस BG। और जब आप इसको आगे सरल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अभी जो मान है वो कितना देगा, ये HC है, ठीक है ना, आपका HC है ये। और जब आप देखो इसको आगे सरल करते हैं तो आपके पास मान क्या देगा, आपके पास मान आ जाएगा कितना HF माइनस BG। ये आपने भी जो इसका मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये तो आपने उप सारणिक और सहखंडज है उनके आपने मान प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन प्रश्न में आपको क्या निकालना है, इसे पूरे सारणिक का सॉल्यूशन निकालना है प्रथम स्तंभ के सापेक्ष। तो देखो कैसे निकालोगे आप, मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर से, ठीक है ना। अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, यानी प्रथम जो स्तंभ है उसके सापेक्ष आपको प्राप्त करना है क्या, सारणिक का जो सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणिक का हल, वो आपको ऐसे लिखना है, यानी डेल बराबर मेरे पास क्या आएगा a11 आ गया, फिर a21 आ गया, a31 और a31, ये समझाया था मैंने अभी आपको। अब देखो आपको यहाँ पर इन सब का मान रखना, देखो मेरे पास a11 का मान कितना, वहाँ पर a है, तो अब देखो a की इंटू क्या आएगा, a11 आएगा, यानी कितना आएगा BC माइनस F² आ जाएगा। उसके बाद देखो a21 का मान मेरे पास कितना है, ये आ रहा है मेरे पास H, और इस H के इंटू में देखो अब क्या आएगा, a21 का मान है मेरे पास कितना GF माइनस और HC आ रहा है मेरे पास HC, ये आपने इसका मान है वो लिख दिया है। अब देखो उसके बाद में मेरे पास क्या रहा है, प्लस में a31 का मान क्या मेरे पास G है, और G के इंटू में 31 का मान क्या है HC माइनस BG आ रहा है, सॉरी HF माइनस BG आ रहा है, HF माइनस BG। अब इन देखो सबको आप सरल कर लो तो आपके पास ये तो आएगा ABC माइनस AF² प्लस GFH और माइनस में आ रहा है H² प्लस FGH और बाद में आ रहा माइनस का BG²। तो ये जो आपको अभी हल है वो कितना प्राप्त हो गया है, ये आ गया मेरे पास ABC प्लस, अब देखो ये दोनों आपके समान प्रकार के हैं, ये तो इनको आप ले देंगे डबल FG कर दो आप, डबल FGH और माइनस में AF² माइनस CH² माइनस BG²। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो सारणिक है उसका आपने हल प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों ये था आपका सवाल नंबर जो आपने अभी पढ़ा है, कौन सा, जो 5वां सवाल है, उसके दोनों पार्टों का मान आपने सीखा है। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 6। देखो अब अगले पार्ट में आपसे इस सारणी का हल पूछा है, और मैंने बोला कि कोई भी सारणी जो होती है वो जिस क्रम की होती है तो आप उसका जो हल है वो उतने ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो ये आपकी 3x3 तरीके की है, तो इसमें आप 6 तरीके से इसका हल निकाल सकते हो। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, द्वितीय के सापेक्ष, तृतीय के सापेक्ष, फिर प्रथम कॉलम के सापेक्ष, द्वितीय के सापेक्ष और तृतीय के सापेक्ष। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब भी कुछ नाम नहीं लिखा होता है तो हमेशा प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम क्या करते हैं, हल प्राप्त करते हैं। तो आपको लिखना है प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण करने पर, प्रसरण करने से आपके पास डेल यानी सारणी का मान आपके पास क्या है, तो पहले 3 लिखना आपको। इस देखो प्रथम पंक्ति पहले आपका 3 आ रहा है ना, अब देखो 3 के इंटू में क्या आएगा, इतनों का मान आएगा सारणी का मान, ठीक है ना। आप इस सारणी का मान चाहो तो पहले आप इसको ऐसे लिख के दिखा दो, भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हो गया मेरे पास 0 0 3 0। उसके बाद लिखना आपको तो माइनस फॉर्मूले में होता है रखना भी, जब आप इनका प्रश्न करते हो ना तो ध्यान रखना ये प्लस से शुरू होता है, ये माइनस ये प्लस, उसके बाद में ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। इस तरह से जो इनका चिन्ह परिपाटी वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। यानी एक छोड़ के एक आएगी, लगातार नहीं आएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगी, ठीक है ना। ये तो ये चिन्ह परिपाटी आपको इस तरह से ध्यान में रखनी है। और अब देखो इसका जब आप हल प्राप्त कर रहे हो तो हल प्राप्त करने पर आपके पास क्या आएगा, या माइनस फॉर्मूले में आ गया आपके पास, जबकि ये खुद माइनस का तो क्या हो गया प्लस का 11।
अब इसके साथ में ये लाइन छोड़नी, ये कॉलम छोड़ना, और बचा कितना 5 -10 और 0 0। उसके बाद देखो आपको एक के सापेक्ष क्या करना है, ये लेना और ये लेना। आपको लिखना है 5 0 -10 और ये 3। अब देखिए जब आप इसको आगे सरल करते हैं तो आपके पास मान आएगा 3 0 - 0 प्लस 11 इंटू 0 - 0 और प्लस 1 के इंटू में देखो क्या आएगा अभी, ये आएगा मेरे पास 15 माइनस यानी प्लस 0 हो गया है। अब आपके पास देखो ये मान तो बिल्कुल 0 बनने वाला है, क्यों 0 अंदर आपके पास मान यहाँ पर, ये मान भी 0 बनने वाला है और ये मान आपको क्या देगा 15। तो जो डेल है उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 15 प्राप्त कर लिया है। ये था आपका सवाल नंबर 6 का। अब देखो जो सवाल नंबर 7 है वो आपको खुद को करना है, और कैसे करना है देखो प्रश्न नंबर 7 में बोर्ड पर लिख देता हूँ, इसको आप घर से हल करके लाएंगे। और देखो उसके बाद आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और कल हम प्रश्नावली 4.2 है वो पढ़ेंगे। और 4.2 पढ़ने से पहले आपको जो गुणधर्म मैंने 10 लिखाए थे वो आपको याद करके आने हैं। अब देखो 7 नंबर सवाल में क्या आता है, इसमें आपको सिद्ध करना है 1ab और -a 1c और -b -c और 1, ये आपको बराबर में किसके सिद्ध करना है, 1 + a² + b² + c²। तो इस सवाल में आप जो सारणी का प्रसरण करोगे तो जो सामने लिखा है वो आपका उत्तर आपको प्राप्त होना चाहिए। तो आप इसमें भले आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष का प्रसरण करो, चाहे द्वितीय करो, चाहे तृतीय करो, लेकिन ध्यान रखना है अगर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हो तो चिन्ह आपका होगा प्लस माइनस प्लस। अगर आप द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष करते हो तो चिन्ह होगा आपका माइनस प्लस और माइनस, यानी पहले वाले के साथ माइनस लगेगा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसके सापेक्ष लोगे तो प्लस माइनस और ये प्लस। इसी तरह अगर आप प्रथम कॉलम लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्रम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है जब भी आप किसी सारणी का प्रसरण करते हो तो, ठीक है ना। तो ये आपको सवाल है वो घर से करना है। और आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो 4.2 प्रश्नावली है वो हम कल पढ़ेंगे। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए इसमें एक बात और बता दूँ, एग्जाम में इस प्रश्नावली में से आपका 3 अंक का प्रश्न आता है जो लगभग 4.2 में से आता है, और गुणधर्मों वाला प्रश्न जो आपका है वो आएगा। ये गुणधर्मों से सवाल आपको कैसे हल करने होते हैं ये हम कल सीखेंगे। और उससे पहले आपको जो 10 गुणधर्म है वो घर से पढ़ के आने हैं, ताकि आपको ये जो प्रश्नावली 4.2 है वो अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में 4.2 में से सवाल आने के 99% चांस रहते हैं। 4.1 में से ऐसे सवाल आपसे बहुत कम ही चांस में पूछ जाते हैं, ज़्यादा चांस आपका है 4.2 में से आने का। तो ये गुणधर्म वाली जो बातें हैं वो जो मैंने आपको 10 बताई थी ना, जो 3 तो से मैंने कल लिखाए थे आपको गुणधर्म को, बाकी 7 गुणधर्म मैंने आपको आज लिखाए हैं। तो ये 10 गुणधर्म आपको निश्चित रूप से क्या करने हैं, घर से पढ़ के आने हैं, ताकि आप जो 4.2 प्रश्नावली है उसका आप अच्छे से अध्ययन कर सके। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।